नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे असम के विधानसभा चुनाव की। 9 अप्रैल को केरलम, पुडुचेरी और आसाम, इन 3 जगह पर एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, तो दोनों पार्टियां, क्योंकि अगर असम की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा आप बदरुद्दीन अजमल के जो फैक्टर है आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो अब चुनाव नजदीक आ गया, ऐसे में सभी राजनीतिक विश्लेषकों या फिर मीडिया चैनल वाले, हालांकि कानूनी प्रावधानों की वजह से वो दिखा नहीं सकते, लेकिन एक तरीके से धरातल पे ग्राउंड के हिसाब से सब अपना अपना आकलन, अपना अपना ओपिनियन जरूर रख रहे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि वो 89 से ऊपर सीटों पर जीतने जा रही है, क्या वाकई 126 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए गठबंधन ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उसकी संभावना क्यों है, उसकी संभावना के कारण क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आसाम में सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी आसाम में चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रही है। यह इसका सबसे बड़ा कारण जो अब तक नजर आया इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का फोकस है सिर्फ और सिर्फ केरलम विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स, आप जितने भी जिनको हम आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान या सुपीरियर जो लीडर्स हैं, वो सारे इस वक्त केरलम पे फोकस कर रहे हैं। और करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की एक सेफ सीट, सुरक्षित सीट केरलम है, और वो चाहते हैं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जीते। तो आसाम में हम 3 महीने पहले जो भी आकलन कर रहे थे या जिन विशेषज्ञों का जो आकलन था, अब वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो एक मैं जो सबसे बड़ा कारण जो दिखाई दे रहा है या समझ पा रहा हूं, वो है कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके से चुनाव लड़ ही नहीं रही है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आसाम में मुस्लिम आबादी 40% के आसपास चली जाती है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम मतदाता यहां पर एक फैक्टर के रूप में काम करेंगे। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पिछले चुनाव के मुकाबले, क्योंकि 2021 का जो विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थी, गठबंधन को, जो एनडीए गठबंधन है, उसको 75 सीटें। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था, महाजोट जो गठबंधन का नाम था, उसको 50 सीटें मिली। लेकिन उसमें मजबूत पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी या फिर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी? तो उसमें बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा था। और इस बार बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा, बोडोलैंड फ्रंट पार्टी, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी जो थी, वो इससे पहले कांग्रेस के गठबंधन के साथ थी, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। ये दो जो चीजें हैं वो आपको नोट रखनी चाहिए। और तीसरा जो इसमें आएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि 2023 में आसाम की विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ, और परिसीमन के बाद यहां पर जहां आबादी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 35,000 से जो है वो, या 35% तक था, वो आके जो है वो 25% के आसपास हो जाती है। यह एक बड़ा फैक्टर है जहां पर हार और जीत का अंतर कम दिखाई देता है। तो परिसीमन, इसका भी बहुत बड़ा रोल जो है वो इस विधानसभा चुनाव में होगा। इसके आगे अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करें, तो एक बार फिर अरुणोदय 3, भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार की एक योजना, जिसमें 3,600 करोड़ रुपए महिलाओं को बांटे गए, और सरकार का यह दावा कि लगभग 9,000 रुपए के आसपास जो है वो महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए। तो एक बार फिर महिला लाभार्थी या महिला जो मतदाता है, उसके रुझान से अगर आप दिखोगे तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। फिर चाहे वो चाय के बागान में काम करने वाले हो या फिर स्टूडेंट्स हो,
अब जब चाय के बागानों की हम बात करते हैं, तो चाय के बागानों में कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है वो तो कांग्रेस पार्टी ही समझ सकती है, लेकिन यहां पर एक बात का जरूर जिक्र जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि आसाम और झारखंड अगर आप इसको देखोगे तो आसाम में भी आदिवासी जनजाति के लोग हैं, और आज भी आदिवासियों के लिए एक तरीके से झारखंड में आप देखोगे तो सोरेन परिवार जो है वो सर्वोपरि, या अभी भी जो है वो सोरेन परिवार की चलती है, इसमें कतई कोई बुराई नहीं है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर उनके पिताजी शिबू सोरेन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका प्रभाव साफ तौर से देखा गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में गठबंधन करना चाहिए था, ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अकेले चुनाव लड़ रहा है आसाम में लगभग 19 सीटों के ऊपर। तो यह एक बड़ा फैक्टर जो है, और आदिवासी ज्यादातर जो है वो चाय के बागानों में काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां इस तरीके से जो है वो अपने लाभार्थी वर्ग की संख्या को बढ़ाने में लगी हुई है, दूसरा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागानों में जाते हैं और जिस तरीके से अपना जो लिंक है वो चाय के साथ जोड़कर, क्योंकि आप यहां पर यह कह सकते हो कि इससे क्या होगा, लेकिन एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराना और ये कुछ चीजें जो है वो आपस में एक कनेक्टिविटी जो बनाती है, ये अपने आप में जो है वो फायदा पहुंचाती ही पहुंचाती है। तो ये एक जो है वो बड़ा कारण होगा। और जब हम मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं घुसपैठियों के हिसाब से। तो इसमें घुसपैठियों की जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, लेकिन इससे अगर आप प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो सबसे बड़ा राज्य है आसाम। लेकिन आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा खुले कह रहे हैं मियां मुसलमान, वो ये कहते हुए नजर आते हैं, और हर मंच और हर सभा से जो है वो आप उनका भाषण उठाकर देखिए, वो मियां मुसलमान का जिक्र जरूर करते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि अगर वो मियां मुसलमान का जिक्र करते हैं, और ऐसे में जहां 35 से 40% उस राज्य की आबादी मुसलमान है, तो आप पोलराइजेशन के हिसाब से जो है वो इसको सोचकर देख सकते हैं। तो यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा जिस रणनीति से काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि यहां ध्रुवीकरण हो, क्योंकि जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा हिंदू वोटर उतना ही ज्यादा संगठित होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऊपरी आसाम जिसको हम कहते हैं, जिसमें दरांग जिला ले सकते हैं, सैनितपुर जिला ले सकते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते हैं ध्रुवीकरण हो। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आप कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर आप देखोगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा हर मंच से यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट है। अब आप इसका काउंटर देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप की बात करती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है वो टारगेट कर रही है नरेंद्र मोदी को। प्रियंका वाड्रा की रैली हुई और वहां पर भी यही देखा गया कि यहां पर जो है वो डबल इंजन की सरकार के बहाने अब या तो कांग्रेस पार्टी होमवर्क नहीं करती, या फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी आज भी गांधी परिवार बनाम नरेंद्र मोदी, जबकि होना चाहिए था हेमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव आप देखोगे तो हर बार की यही कहानी निकल कर आती है कि वो नरेंद्र मोदी को, किसी राज्य के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को घेरती है, जबकि केंद्र का मुद्दा और प्रदेश स्तर के मुद्दे दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहां पर आप जो है इसमें एक चीज ऐड करना अगर आप चाहोगे तो जुबिन गर्ग के मामले को ऐड कर सकते हैं। अब जुबिन गर्ग की जो डेथ मिस्ट्री थी उसको लेके अलग अलग जो है वो थ्योरीज निकल कर आती है, लेकिन उसमें एक थ्योरी जो निकल कर आई थी उसमें खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा था कि जुबिन गर्ग की हत्या की गई है और जुबिन गर्ग को न्याय मिलेगा। तो आपने देखा जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया, अपनी एक यात्रा जो निकाली, उस यात्रा में भी यह मुद्दा उठा कि जुबिन गर्ग को न्याय कब मिलेगा। अब उसका जवाब यह था कि उसको न्याय अदालत देगी, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जब से जुबिन गर्ग की हत्या हुई है उस वक्त बिहार में चुनावों की घोषणा हो चुकी थी। राहुल गांधी 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर की जो एक हमने 4 दिन तक जो है वो राहुल गांधी को फॉलो किया था उस वक्त,
और उसका कंक्लूजन ये निकल कर आया था कि सीटों पर बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी बिहार में। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की उनसे मुलाकात नहीं होती। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में सुनवाई होनी थी। उसके अगले दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचते हैं, जहां पर एक आईपीएस जो है वो उसने आत्महत्या कर ली होती है। फिर वो चंडीगढ़ जाते हैं और उसी शाम को 5 बजे वो फ्लाइट से शिमला पहुंच जाते हैं। अगले दिन दिल्ली लौटकर आते हैं। फिर उसके अगले दिन वो उत्तर प्रदेश रायबरेली जाते हैं, जहां एक दलित हरिओम की हत्या हो जाती है। और फिर उसके बाद में वो जुबिन गर्ग गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, लेकिन बिहार नहीं पहुंचते आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर, और उसी दिन नामांकन की तिथि भी आ जाती है। तो इससे एक तौर से साफ जो नजर आ रहा था कि आसाम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जुबिन गर्ग को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी, और अभी भी यह दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को भूल जाती है, और भूल इसलिए जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस पर काम ही नहीं करती है। पंजाब के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, तो चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित मुख्यमंत्री का कार्ड खेला। चरणजीत सिंह चन्नी को 2 जगह से चुनाव भी लड़ाया, लेकिन दोनों सीटों पर चन्नी हार जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यह दाव फेल हो जाता है, इससे कोई सबक नहीं लेती है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दलित दलित तो करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, या हम कहें कि जस्सी पटवार की जो नामांकन रैली में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, उसके बाद भले ही अशोक तंवर को वो वापस ले आए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर भी दलितों को वोट पाने में कामयाब नहीं हुई। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जबिन गर्ग है, उसके भरोसे अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि चुनाव जीता जा सकता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर भी गलती कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो कमियां निकल कर आ रही है आसाम में, वो निकल कर आ रही है कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच में उलझ के रह गई। वो हेमंता बिस्वा शर्मा को अपना बता रही है। मतलब आप सीधे तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को क्रेडिट दे रहे हो कि एक कांग्रेसी जिसने कांग्रेस छोड़ दी वो अच्छा काम कर रहा है। और यही एक वजह है कि भूपेन बोरा और प्रद्युत बोरदोलोई जैसे जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ये भी एक जो है वो बड़ा फर्क। और अनुशासनहीनता के मामले में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, वो आप आसाम की बात नहीं है, आप पूरे देश भर में जो है वो आप इसको देख सकते हो। फिर आता है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों का चयन कैसे करती है ये आप सबको पता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिनके टिकट काटने होते हैं उनके टिकट काटती है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो बगावत नहीं होने देती, उनको अपने साथ जोड़ लेती है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है वो उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती जितनी की भारतीय जनता पार्टी काम कर पाती है। अब यहां पर जब हम ये कहते हैं कि इसका जो काउंटर असम में अगर कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है पिछले कुछ सालों से, वो अपना विजन, वो क्या करना चाहती है, वो जनता के सामने रख ही नहीं पाती है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो इस देश के सामने 3 राज्य, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की अकेली की सरकार है, कोई गठबंधन की सरकार भी नहीं है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करती ताकि वो दूसरे राज्यों में अपना जो फ्रेमवर्क या जो वर्क है उसको ले जाकर रखती, लोगों को विजन देती कि हमने कर्नाटक में ये करके दिखाया, हमने हिमाचल में ये करके दिखाया, तो अब हम जो है वो ये कर सकते हैं। जैसे राहुल गांधी केरलम हो या आसाम हो, कांग्रेस पार्टी में आपने देखा कि देश पर वित्तीय संकट आने वाला है, वो एलपीजी की बात कर रहे हैं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की सरकार हिमाचल में सीएम सुक्खू ने सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, जबकि भाजपा शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर कोई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को राय देता कि आप ऐसा काम जो है वो चुनावों के बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके से जो है वो अपने आप ही गिरती हुई चली जाती है। तो जब हम इसका पूरा आकलन करते हैं, तो पूरा आकलन जहां भारतीय जनता पार्टी 90 से ऊपर सीटों का दावा करती है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 85 से 90 सीटों के आसपास आराम से जीतती हुई दिखाई दे रही है। और कारण कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर जो है वो गलतियां
और सीधे तौर पर सत्ता की चाबी थाली में सजाकर को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रख देना, और यही करती हुई आसाम में दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।